Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Taliban's rule in Afghanistan. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So वैसे तो इस तालिबान और अफ़गानिस्तान का हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले भी कई दफ़ा कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे एक बार ब्रीफली उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम में, कोल्ड वॉर आई होप आपको पता होगा, ये दो मेजर सुपर पावर्स या पावर ब्लॉक्स के बीच में यूएस ब्लॉक एंड यूएसएसआर ब्लॉक्स के बीच में चल रहा था राइट सिंस वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, और ये चला टिल 1991 टिल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो कोल्ड वॉर के टाइम में अफ़गानिस्तान एक मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट था फॉर बोथ पावर्स, चाहे यूएस ब्लॉक हो या यूएसएसआर ब्लॉक हो. तो यूएसएसआर ने 1979 में अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया और इसको अक्वायर कर लिया. वैसे एक मेरी डिटेल्ड वीडियो भी है पूरी तरह से जहाँ पे मैंने अफ़गानिस्तान को एक्सप्लेन किया है, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को और फिर उसके करंट इश्यूज़ को, चैलेंजेस को. वो वीडियो का भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर लूँगा. तो यहाँ पे ब्रीफली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं. यूएसएसआर ने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन्वेडेड अफ़गानिस्तान इन 1979 एंड एक्वायर्ड इट. तो जब यूएस ने देखा कि अच्छा अफ़गानिस्तान को तो यूएसएसआर ने इन्वेड करके एक्वायर कर लिया है, तो फिर यूएस ने यहाँ पे इंसर्जेंसी प्रमोट करनी शुरू की. यहाँ के जो लोकल पश्तून ट्राइब्स के लोग थे उनको फिर वो आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करना शुरू किया सो दैट दीज पश्तून्स कुड फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर एंड यूएसएसआर आर्मी. तो इनको कहा गया मुजाहिदीन्स, the fighter insurgents who were getting support from the US bloc, who were getting arms ammunitions funding from the US bloc. Though it did not directly came through or came from US, it came via Saudi Arabia or Pakistan. So Pakistan became one of the most important nodal point from where the support to these mujahideens were supplied, and that is why Pakistan were their first reporting authority. ये जो मुजाहिदीन्स हैं, आप समझिए कि वो पाकिस्तान की आर्मी को या पाकिस्तान की ISI को सबसे उनका पहला रिपोर्टिंग अथॉरिटी था, और पाकिस्तान की आर्मी और ISI के ही इशारे पे ये काम करते थे, और पाकिस्तान की ISI और आर्मी फिर यूएस के इशारों पे काम करती थी. तो ये इक्वेशंस था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. फिर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके पहले ही यूएसएसआर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान. तो जब जैसे ही यूएसएसआर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, यूएस का भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान से ख़त्म हो गया. यूएस ऑल्सो पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान. लेकिन ये मुजाहिदीन्स, इनको फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, इनको आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई किया जा चुका था. नाउ दे बिकेम वेरी पावरफुल. दे क्रिएटेड ए ग्रुप नोन एज तालिबान, एंड दिस तालिबान brought its complete political control over अफगानिस्तान. वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी उसको इन्होंने हटा दिया, और वहाँ पे ये फिर तालिबान, ये जो मुजाहिदीन्स जिनको यूएस ने सपोर्ट किया था पहले, ये मुजाहिदीन्स अपने आप को तालिबानी कहने लगे, और वहाँ पे उन्होंने फिर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा दिया, और इन्होंने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया. दे बिलीव्ड इन रेडिकल Islamic laws known as Sharia laws, and that's why they did not accept democracy and they did not accept a democratically elected government. तो डेमोक्रेसी हटा दी. उसके अलावा जो विमेन राइट्स थे उनको कई हद तक उन्होंने फिर रेगुलेट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग जो हैं वो रेडिकल इस्लामिक आइडेंटिटीज़ या रेडिकल इस्लामिक बिलीव्स में को फॉलो करते हैं. ये जो तालिबानी लोग हैं, तो रेडिकल इस्लामिक बिलीव्स कहीं ना कहीं विमेन राइट्स को बहुत हद तक कर्टेल करता है, और वो डेमोक्रेसी में भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो रेडिकल इस्लामिक लोग होते हैं दे बिलीव कि ह्यूमन बींग्स शुड नॉट लिव under the law made by the human beings. They should live under the law made by the gods themselves or made by the prophet himself. और इसी कारण से डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान डेमोक्रेसी में कैसा होता है, हम आपस में से ही किसी को बना देते हैं हमारी सरकार जो हमारे लिए कानून बनाता है. एक इंसान दूसरे इंसान के कानून के अंतर्गत नहीं रहना चाहिए. दैट इज़ ए काइंड ऑफ स्लेवरी, ऐसा इनका मानना है, और इस ग्राउंड पे, इस लॉजिक पे ये डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं. तो मुद्दा ये है कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी ख़त्म, यहाँ तालिबान आ गया. लेकिन ये जो तालिबान है रेडिकल इस्लामिक ग्रुप था, और इसी कारण से जो आसपास के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेडिकल इस्लामिक आइडेंटिटी पे ब्रीड कर रहे थे, जैसे कि अलकायदा, उसके साथ इन्होंने नेक्सस डेवलप कर लिया. अलकायदा जो मेनली सऊदी बेस्ड था, धीरे धीरे वो अफगानिस्तान में भी एक्टिव होने लगा, और
धीरे धीरे अफगानिस्तान अंडर तालिबानीज बिकेम सेफ refuge फॉर terrorist groups, especially those terrorist groups based on radical Islamic ideas, and it led to rise of terrorism from Afghanistan. Afghanistan became den of terrorist groups. इंडिया को तो इसका सबसे पहला खामियाजा भुगतना पड़ा. इंडिया was the first one to bear the brunt of rise of terrorism in Afghanistan. एक डेवलपमेंट हुई थी 1999 में, जब हमारे यहाँ के एक प्लेन को हाईजैक करा करके अफ़गानिस्तान में लैंड कराया गया था. हमारे कई सारे इंडियन पैसेंजर्स थे इस एयर इंडिया की फ़्लाइट में, और यहाँ इसको हाईजैक करा के अफ़गानिस्तान में उतारा गया था. और फिर वहाँ पे कंडीशंस रखी गई थी कि इंडिया के अंदर जो एक टेररिस्ट है अजहर मसूद, उसको रिलीज़ किया जाए, और अजहर मसूद को हमें रिलीज़ करना पड़ा. और यही अजहर मसूद बाद में जा कर के पाकिस्तान से बैठे बैठे कई सारे टेररिस्ट अटैक्स कराता है इंडिया के अंदर, जैसे कि पुलवामा या फिर उरी, दोनों में ही अजहर मसूद का हाथ है. ही रन्स अ टेररिस्ट ग्रुप फ्रॉम पाकिस्तान जिसका नाम है जैसे मोहब्बत. तो मुद्दा यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का राइज, तालिबान का नेक्सस विद अलकायदा, इसने इंडिया के लिए कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए. इट लेड टू राइज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर. तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम्स हो रहे थे. उसके अलावा पंजाब वाले एरिया में ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ये जो तालिबान है ये इस एरिया में जो ओपीएम उगाया जाता है, इस एरिया को कहा जाता है गोल्डन क्रेसेंट. इट इज़ नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ओपीएम. और यहाँ पे जो ओपीएम उगाया जाता है उसको ये लोग आसपास के एरियाज़ में ट्रैफिकिंग करते हैं. और उसी दौरान फिर पंजाब के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत बढ़ गए थे. आपने उड़ता पंजाब मूवी ज़रूर देखी होगी. तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था. पंजाब हरियाणा में ड्रग ट्रैफिकिंग और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंसर्जेंसी, ये सब प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था. तब तक वर्ल्ड कंट्रीज़ वे आर नेग्लेक्टिंग सच इशूज़. वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो टेररिज्म को एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अपने बेनिफिट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे. उसमें सबसे आगे था यूएस. इंडिया ने 1996 में ही एक प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशन में कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लाया जाए टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पहला ऐसा कंट्री बन रहा था जो सबसे ज़्यादा इस टेररिज्म का, जो वेस्ट एशिया में टेररिज्म डेवलप हो रहे थे उसका, जिसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था. इंडिया प्रपोज CCIT एट यूनाइटेड नेशन, ताकि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लाया जाए टू कर्ब इंटरनेशनल टेररिज्म. लेकिन यूएस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यूएस को ऐसा लगता था कि टेररिज्म से कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, ये परेशान रहेंगे एंड यूएस विल बेनिफिट फ्रॉम इट. लेकिन यूएस के ऊपर भी अटैक हुआ 2001 में. आपको पता है 9/11 अटैक एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 3000 से भी ज़्यादा लोग अमेरिकी सिटीजन्स मारे गए. और उसके बाद फिर यूएस को ये बात समझ आ गई कि टेररिज्म इन अफगानिस्तान और इनफैक्ट टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ थ्रेट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. और ये जो टेररिज्म अफगानिस्तान का है इसको तो यूएस ने ही प्रमोट किया था स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. तो यूएस ने डिसाइड किया कि इट विल एंड टेररिज्म इन अफगानिस्तान, इट विल ब्रिंग डेमोक्रेसी, नॉर्मलिटी एंड मॉडर्निटी इन अफगानिस्तान. और इसके लिए फिर यूएस ने कुछ ऑपरेशंस लॉन्च किए, ऑपरेशन अनाकोंडा, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जहाँ पे यूएस सोल्जर्स एंटर इनटू अफगानिस्तान. इनफैक्ट स्टार्टिंग में नाटो सोल्जर्स आए थे, अकेले यूएस सोल्जर्स नहीं आए थे. नाटो सोल्जर्स केम इनटू अफगानिस्तान विथ अ कमिटमेंट ऑफ एलिमिनेटिंग तालिबान. लेकिन ये तालिबान को एलिमिनेट करने का जो इनका विजन था ये पूरी तरह से तो कंप्लीट हो नहीं पाया. हाँ, वो बात अलग है कि बीच में ये लोग ओसामा बिन लादेन को कैप्चर करने में ज़रूर सक्सेसफुल हुए, उसको मारने में ज़रूर सक्सेसफुल हुए. लेकिन तालिबान को के खिलाफ ये लोग 20 साल तक लड़ते रहे, राइट सिंस 2001 टिल 2021. लेकिन दे कुड नॉट एलिमिनेट तालिबान. और यूएस प्रेजेंस धीरे धीरे अफगानिस्तान में कम होने लगी. पहले तो बाकी सारे नाटो फोर्सेस बाहर गए अफगानिस्तान से आफ्टर लॉन्ग वॉर, और धीरे धीरे फिर यूएस सोल्जर्स की भी प्रेजेंस कम होने लगी. लेकिन जब तक यूएस सोल्जर्स कम से कम अफगानिस्तान में प्रेजेंट थे, अफगानिस्तान में लगभग 60-70% एरियाज़ में डेमोक्रेसी थी, तालिबान का रूल नहीं था. वहाँ पे लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी. आप देख रहे थे अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, हर जगह दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर फिल्में बन रही थी. तो लाइफ वॉज गेटिंग बैक टू नॉर्मल ड्यूरिंग यूएस प्रेजेंस इन अफगानिस्तान. लेकिन 20 साल हो गए यूएस के प्रेजेंस को इन अफगानिस्तान एंड स्टिल दे कुड नॉट एलिमिनेट तालिबान. सो वन थिंग वाज वेरी क्लियर कि नाउ तालिबान कुड नॉट बी एलिमिनेटेड. तो धीरे धीरे यूएस ने प्लान बनाना शुरू किया कि इट विल पुल इट्स सोल्जर्स आउट ऑफ अफगानिस्तान. इट विल ट्रेन अफगानी सोल्जर्स, अफगान नेशनल आर्मी, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको आर्म्स इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे. लेकिन अब यूएस उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगा. यूएस सोल्जर्स विल पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान.
और फिर तारीख दी गई कि इस साल के 11 सितंबर 2021 के पहले पहले यूएस सोल्जर्स विल कम्प्लीटली पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान। और धीरे धीरे ये पुल आउट का प्रोसेस फेज बाय फेज स्टार्ट किया गया एंड यूएस सोल्जर्स स्टार्टेड टू वाइंड अप फ्रॉम अफगानिस्तान। और बस इतना होना था, नो वन हैड एक्सपेक्टेड दिस। अमेरिका ने भी नहीं उम्मीद की थी, उनके प्रेसिडेंट ने भी नहीं उम्मीद की थी कि इतनी जल्दी तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेगा। लोगों को लगा था कि हमने 3 लाख अफ़गानी सोल्जर्स को ट्रेन किया है, तालिबान की तो संख्या बस 60,000 है। आप सोचिए, ये इक्वेशंस तो समझ से बाहर है कि बस 3 से 3,500 अमेरिकी सोल्जर्स थे, 3 लाख अफ़गानी सोल्जर्स थे, लगभग 60,000 तालिबानी सोल्जर्स हैं। कैसे 3,000 अमेरिकी सोल्जर्स के बाहर आते ही अमेरिका से 3 लाख अफ़गानी सोल्जर्स सरेंडर कर गए इन फ्रंट ऑफ 60,000 तालिबानी सोल्जर्स? ये क्या ट्रेनिंग दी थी अमेरिका ने, ये तो समझ नहीं आ रहा है। बट नो वन हैड एक्सपेक्टेड इट। इवन यूएस प्रेसिडेंट हैड सेड कि अब अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं दे आर इक्विप्ड इनफ टू प्रोटेक्ट देयर ओन टेरिटरी एंड दे नीड नो लॉन्गर प्रेजेंस ऑफ यूएस फोर्सेज इन अफगानिस्तान। लेकिन इसके पहले कि पूरी तरह से यूएस सोल्जर्स अफगानिस्तान से पुल आउट करते, तालिबान ने पूरी तरह से वहाँ पे अपना कंट्रोल जमा लिया। जैसे जैसे यूएस सोल्जर्स बाहर निकलते गए, तालिबान एक के बाद एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ प्रोविंसेस को कैप्चर करने लगा और आज के टाइम में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल जमा लिया है। So this is the current development. Entire Afghanistan has been captured by now Taliban. There are few places, 1 or 2 maybe, where still some conflict is going on. Otherwise, entire Afghanistan is under control of Taliban. काबुल सिटी, कैपिटल सिटी में अब तालिबान का कब्जा है और जो उनके प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, वो अब देश छोड़ करके भाग चुके हैं। कहाँ गए हैं अभी ये क्लियर नहीं है। बताया अभी जा रहा है कि खूब सारा पैसा भर भर के हेलीकॉप्टर में और मोटर व्हीकल्स में भर भर के पैसा लेके गए हैं, बट ही हैज़ फ्लेड द कंट्री। तो मतलब जो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। ये इतनी जल्दी हुआ, नो वन हैड एक्सपेक्टेड दिस। तो लेकिन अब ये हो गया है। ये तो 15 अगस्त को ही हो गया था जब न्यूज़ आई थी कि, यानी कि द डे बिफोर येस्टरडे ओनली इट हैपेंड, जब अशरफ घानी देश छोड़ करके जा चुके थे। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, दुनिया के कंट्रीज़ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कवर दिस टॉपिक येस्टरडे। आई थॉट सम कंक्रीट मेजर्स विल बी टेकन अप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। करंट डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है। लोग जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। आपने तो वो वीडियो देखा ही होगा, काफ़ी हार्ट रेंचिंग वीडियो है, जिसमें लोग जो हैं डेस्परेशन में वो प्लेन के इधर उधर के पंखों पे बैठ करके देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस चक्कर में 2 लोग ऊपर उड़ते प्लेन से गिर गए। तो इस तरह की अब वीडियोज़ निकल के आ रही है अफगानिस्तान से। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान में। पीपल डेस्परेटली आर ट्राइंग टू लीव द कंट्री। और तालिबानी लोग काबुल में पहुंच के वहाँ के इस तरह के वीडियो निकल के आ रहे हैं कि वहाँ के वो लोग इस तरह के चिल्ड्रंस पार्क में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। दे आर नाउ एंजॉइंग देयर लाइफ। ठीक है, अब इस पूरे मुद्दे में जो कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि पूरे दुनिया ने क्या दिया अफगानिस्तान को और व्हाट काइंड ऑफ डिससर्विस these 2 major powers USSR and US have done to the people of अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का फोटो है 1972, काबुल सिटी अफगानिस्तान इन 1972, यानी कि यूएसएसआर के इन्वेजन से थोड़े टाइम पहले, लगभग 7-8 साल पहले। यू सी दिस पिक्चर टेल्स अ लॉट कि सोसाइटी काफ़ी आप समझिए लिबरल थी, मॉडर्न थी, और आप समझिए कि उनका जो ओरिएंटेशन था, आउटलुक था टुवर्ड्स पीपल स्पेशली वीमेन राइट, दैट वाज क्वाइट लिबरल। और ये है अफगानिस्तान 40 साल बाद। यहाँ पे यू सी विमेन, कंडीशन ऑफ विमेन, और ये भी तब जब इस टाइम में अब अमेरिकी सोल्जर्स थे वहाँ पे। यू इमेजिन द सिनेरियो जब पूरी तरह से तालिबान का रूल था राइट सिंस 1996 टू 2001, और अब सोचिए कि अब कैसा फिर माहौल होगा जब तालिबान वापस से आ गया है। तो इसी पूरी दुनिया पॉजिटिव साइड में जा रही है और हमने अफगानिस्तान को कहाँ ढकेल दिया इन दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ मेजर सुपर पावर्स। तो ये जो इस पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें इन्फ्रेंस ड्रॉ की जा सकती हैं। ये जो 2 सुपर पावर्स की लड़ाई में कोल्ड वॉर के टाइम में, यू सी व्हाट हैज़ हैपेंड टू अफगानिस्तान, पीपल ऑफ अफगानिस्तान, इट हैज़ बिकम डेन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ विमेन। एंड नाउ जब इनको ज़रूरत है तो वर्ल्ड कंट्रीज हैव लेफ्ट अफगानिस्तान टू द मर्सी ऑफ
गॉड। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के भी इक्वेशंस पूरी तरह से अफगानिस्तान में फेल हो चुके हैं। इंडिया पूरा का पूरा अपना वेट लगा रहा था अफगानिस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पीछे। वी वांटेड टू स्टेबलाइज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। वहाँ की हम पार्लियामेंट डेवलप कर रहे थे, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला रहे थे कि ताकि लोगों की नज़रों में वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है वो लेजिटिमेसी गेन करे। सो वी वर ट्राइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग टू डेवलप political economic space for India and Afghanistan. We were trying all sorts of things to stabilize the democratically elected government in Afghanistan. और पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को तो पाकिस्तान ने ही ग्रूम किया है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट कर रहा था इवन विदाउट यूएस सपोर्ट। अब तालिबान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को चाइना का साथ मिल चुका था, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था, बट अमेरिकन सोल्जर्स के रहते हुए अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी वापस से आ रही थी और तालिबान एक बार के लिए लगभग स्पेंट फोर्स लग रहा था, आउटडेटेड फोर्स लग रहा था कि तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान को तो इस तरीके से कैप्चर अब दोबारा नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो 1996 में रूल कर रहे थे। पाकिस्तान ने एक बार तालिबान को 1996 से लेकर के 2001 तक में पाकिस्तान ने खूब इस्तेमाल किया तालिबान का टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड टू प्रमोट ड्रग ट्रैफिकिंग इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान तालिबान को तो हमेशा से उनकी प्रॉक्सी नेटवर्क रही है। और ये जो सरकार थी ये पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है और इसके साथ ही इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था, स्ट्रैटेजिक गोल था, वो पूरी तरह से अफगानिस्तान में फेल हो चुका है। और अब इंडिया को कहीं ना कहीं तालिबान के साथ अपने इक्वेशन सेट करने होंगे, बैलेंस करने होंगे। अगर इंडिया को अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो अगर इंडिया को चाहिए कि फ्यूचर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वापस से ना बढ़े, तो हमें कहीं ना कहीं अब तालिबान के साथ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करनी होगी। क्या क्या चैलेंजेस होंगे अब इंडिया के लिए, ये सवाल आएगा। अगर मेंस में कभी आएगा तो ये सवाल आएगा कि तालिबान के राइज के बाद कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया फेस कर सकता है। अ टिपिकल क्वेश्चन फॉर मेंस। रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी इस पूरे एरिया में, और रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अगेन इट विल बिकम सेफ रेफ्यूज फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स एंड ड्रग ट्रैफिकर्स एंड इट विल लीड टू राइज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। देयर विल बी एडवांटेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। कहीं ना कहीं तालिबान जो है टू वर्क्स इन क्लोज नेक्सस विथ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ चाइना। तो पाकिस्तान के थ्रू चाइना को भी अच्छा एक्सेस मिल गया पूरे अफगानिस्तान में, और तो यहाँ पे तालिबान रूल कर रहे हैं, उनका बॉस है पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, और इनके मदद से चाइना ऑल्सो गॉट अ गुड एक्सेस इन एंटायर अफगानिस्तान। तो अगर चाइना और पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ तो नेचुरली इट इज डिसएडवांटेज फॉर इंडिया इन अफगानिस्तान। कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। इंडिया वाज लुकिंग टू डेवलप गुड connectivity with these Central Asian countries like Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, which are rich in energy. तो कनेक्टिविटी के लिए हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स ला रहे थे, जैसे कि INSTC इन ऑर्डर टू डेवलप कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड रसिया। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वापस से रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस इन दिस रीजन, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ तालिबान इन दिस एरिया। एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेट। तो इंडिया वाज लुकिंग टू गेट सम एनर्जी सप्लाई फ्रॉम दिस सेंट्रल एशियन रीजन। उसके कई सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया लेकर के आ रहा था, उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, ये तापी पाइपलाइन। अब ये तापी पाइपलाइन का कंप्लीशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर, सारे के सारे इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स तो भाग के निकल आए वहाँ से। अभी क्या पाइपलाइन बनेगा, क्या डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी पाकिस्तान के होते हुए ये तापी पाइपलाइन वैसे भी वो सेल्फ किया हुआ था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। इंडिया के कई सारे इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान लाइक फ्रेंडशिप डैम जो हमने बनाया, सालवा डैम, हाजी काक माइन, या फिर वहाँ पे जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमने बनाई, ये सब कुछ अब खतरे में है। तो इंडिया के जो भी इनिशिएटिव्स थे, हमने कई सारा पैसा खर्च कर डाला पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के अंदर। इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए, अपने लिए स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश की, अपने लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश की, और अफगानिस्तान सरकार ने एक बार में सरेंडर करके वो सब बर्बाद कर दिया और खुद पैसा लेकर के देश छोड़ करके भाग गए। माना जा रहा है, शायद से, इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी तक, लेकिन रूटर्स ने बताया है कि बजट का सारा पैसा लेकर के अशरफ घानी चले गए हैं। तो इस तरीके से तो समझिए इंडिया को भी धोखा दिया उन्होंने। इंडिया ने इतना सपोर्ट किया, सारे देशों ने इतना सपोर्ट किया, और उन्होंने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। अभी देखिए,
अभी अलग अलग कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स है तालिबान रूल को लेकर के। किसी भी कंट्री ने डायरेक्टली या ऑफिशियली अभी तालिबान रूल को लेजिटिमाइज तो नहीं किया है, लेकिन सीधा सीधा चाइना ने, पाकिस्तान ने और रसिया ने तालिबान को सपोर्ट जरूर दिखाया है। दे हैव सेड दैट दे आर इन फेवर ऑफ गिविंग तालिबान एन अपॉर्चुनिटी टू रन अफगानिस्तान। यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान पीएम इमरान खान इंडोर्सेस तालिबान, सेज अफगानिस्तान हैज़ ब्रोकन सैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो अमेरिकी सोल्जर्स का अफगानिस्तान में होना को वे स्लेवरी बता रहे थे, और अब जब स्लेवरी को तोड़ दिया है तालिबान ने, ऐसा ये कह रहे हैं। चाइना सेज इट इज़ रेडी फॉर फ्रेंडली रिलेशंस विद तालिबान। इसी तरह की बात रसिया ने भी कही है। इंडिया ने अभी तक स्ट्रेटजिक साइलेंस मेंटेन किया इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम तालिबान को इर्क करना, तालिबान को अब उसको एंटेगोनाइज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इंडिया सो फार हैज़ नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट तालिबान। हाँ, सपोर्ट में भी ऑफ कोर्स हमने कि तालिबान के रूल को हम सपोर्ट करने जैसा स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, बट वी हैव अवॉइडेड एनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशनल स्टेटमेंट अगेंस्ट तालिबान। यूरोपियन कंट्री जो है वो फ्रांस, यूके, वो डायरेक्टली तालिबान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे हैव सेड दैट समथिंग टेरिबल हैज़ हैपेंड इन अफगानिस्तान। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पूरे दुनिया की जो मीडिया है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अब वो अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे पहले बचाना। आखिर अमेरिकी सोल्जर्स कब तक लड़ाई करेंगे अफगानिस्तान के सॉइल पे? आखिर अफगानिस्तानी लोगों के राइट्स के लिए हम कब तक लड़ेंगे? दे हैव टू राइज फॉर देमसेल्फ। और कुछ हद तक ये बात सही भी है। 20 साल हो गए। अभी यूएनएससी की मीटिंग हुई है, कल यूएनएससी की मीटिंग हुई इस पूरे मुद्दे पे, अफगानिस्तान मुद्दे पर। मुझे लग रहा था कि इस पर कुछ कंक्लूसिव डिसीजंस लिए जाएंगे, लेकिन ये मीटिंग भी इनकंक्लूसिव रहा। तो कहीं ना कहीं द वर्ल्ड कंट्रीज आर नॉट टेकिंग द इशू seriously, or I not say that they are not taking the issue seriously. They are for the time being not able to take any decision, conclusive decision, क्योंकि सबको पता है कि अगर तालिबान वापस से पुराने फॉर्म में आ गया तो कभी 9/11 जैसी घटना दोबारा से हो सकती है। जो प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, उस तरह की घटना दोबारा होगी। एवरीवन नोज दिस, बट एट द सेम टाइम नो वन इज रेडी टू बेल द कैट। आखिर कौन तालिबान को वापस से उसको एंटेगोनाइज करे, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये हाल फिलहाल में तो नहीं दिख रहा किसी को भी। क्योंकि 20 साल रह करके नाटो फोर्सेस और या अमेरिकी फोर्सेस भी रह के ये देख चुके हैं कि तालिबान से डायरेक्टली फाइट करना तो पॉसिबल नहीं है। उनको फाइट करके एलिमिनेट करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, वो अमेरिका करके देख चुका है। तो इसी कारण से कुछ भी एक अच्छा सॉल्यूशन वर्ल्ड कंट्रीज़ को नहीं दिख रहा है। यूएनएससी में भी कुछ भी कंक्लूसिव डिसीजन नहीं हो पाया है। इंडिया का कैसा अप्रोच होना चाहिए, इस पर सी राजा मोहन साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने बताया कि इंडिया का किस तरह का अप्रोच होना चाहिए और इंडिया को कितना घबराने की ज़रूरत है तालिबान के रूल से। उसको ज़रा देखते हैं, क्योंकि सी राजा मोहन साहब की एक्सपर्टाइज है इन सारे मुद्दों पे, वेस्ट एशिया पे या यूएस इंडिया रिलेशंस पे। तो उनका क्या ओपिनियन है, वही आप ओपिनियन एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि नो डाउट इंडिया शुड स्ट्रेंथन इट्स बॉर्डर सर्विलेंस टू प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हमें और सर्विलेंस बढ़ा देनी होगी, क्योंकि तालिबान के राइज के बाद टेररिज्म बढ़ेगा और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकता है। इंडिया शुड अवॉइड ए हार्ड लाइन एंटी तालिबान स्टैंड। एट द सेम टाइम हमें तालिबान के खिलाफ कुछ कहना नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट तालिबान के खिलाफ नहीं देना है। उसके अलावा ये कहते हैं कि देखिए, इट इज़ नॉट ईजी फॉर तालिबान टू रिक्रिएट 1990 टेरर सिनेरियो इन द रीजन। जिस तरह से तालिबान 1990s में टेररिज्म फैलाता था, प्लेन हाईजैक कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर लिया, उस तरह की चीज़ें दोबारा करना संभव नहीं है, क्योंकि तालिबान को पूरा फंडिंग सपोर्ट पाकिस्तान से मिल नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ FATF एक्शंस या सैंक्शंस। FATF कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर थोड़ी भी मदद करने की कोशिश करेगा तालिबान को, तो FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो इंडिया अभी तक तो चुप है, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया, लेकिन जो 1990s में इंडिया था और जो इंडिया आज है, उन दोनों में बहुत अंतर आ चुका है। वी आर नाउ पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली रिजिलियंट। हम काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं हम लोग। डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो UNSC में हम काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं। तो और अभी तो हम UNSC में एक मेंबर की तरह भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो हम पहले उस टाइम की तुलना में अभी वी आर militarily, politically, diplomatically much more resilient, and we can give a befitting reply to any terrorist activities from Taliban, and this Taliban also knows, and that is why Taliban should not promote or try to promote terrorism in India. और इस कारण से इंडिया को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है, साइलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत है इस पूरे मुद्दे पे। The next article is taken from national segment. It is about insurgency in Meghalaya. This topic is important from our syllabus paper for internal security point of view. तो मेघालय के अंदर इंसर्जेंसी का थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, मेघालय के अंदर इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई मिड 1980s में।
जब वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट धाकर्स, धाकर्स मतलब होता आउटसाइडर्स, वो लोग धकार्स को कहते हैं आउटसाइडर्स। तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1980s में। एक्चुअली समझिए इस बात को कि वहाँ पे ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। पहले जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के, मेनली 3 ट्राइबल लोग, गारो, खासी, जयंतिया, वो नॉन ट्राइबल्स को आउटसाइडर्स की तरह देखते हैं, धाकर्स की तरह देखते हैं, धकार्स आउटसाइडर्स। आप आउटसाइडर्स भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। और ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल का कन्फ्लिक्ट जो है वो फिर एक इंसर्जेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया, जब एक इंसर्जेंट ग्रुप बना HALC, इसका पूरा नाम है हैनेत्रेप एचिक लिबरेशन काउंसिल। ये जो हैनवेत्रेप है, इट रिप्रेजेंट्स खासी एंड जयंतिया कम्युनिटीज, वाइल आचिक रिप्रेजेंट्स द गारो कम्युनिटी। और ये जो HNLC है, इट स्टार्टेड टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। तो एक तरफ ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल कन्फ्लिक्ट टर्न इनटू इंडिपेंडेंस डिमांड, दे वांटेड टू सेपरेट आउट ऑफ इंडिया, और उसके लिए उन्होंने ग्रुप बना दिया, इंसर्जेंट ग्रुप HNLC। और ये जो HNLC के जो लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड टू फंक्शन फ्रॉम बांग्लादेश, दे गॉट रेफ्यूज इन बांग्लादेश। खासकर जब खालिदा जिया की सरकार थी BNP की, उस टाइम में इनको सपोर्ट मिला बांग्लादेश से, और वहाँ से फिर ये ऑपरेट करने लगे। लेकिन बाद में फिर शेख हसीना की सरकार आई, और शेख हसीना की सरकार तो आपको पता है प्रो इंडिया है। तो फिर शेख हसीना की सरकार के टाइम में ये इंसर्जेंट ग्रुप धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, और आज के टाइम में इंसर्जेंसी बहुत हद तक कम हो चुकी है मेघालय के अंदर। और धीरे धीरे ये जो ग्रुप है HNLC ग्रुप, ये अब भारत सरकार के साथ नेगोशिएशन में भी इंटर कर रहा था इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ पीस टॉक। लेकिन हाल फिलहाल में हुआ क्या है, बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं वो ज़रा समझते हैं। तो ये तो बात हो गई इंसर्जेंसी की हिस्ट्री की, लेकिन हाल फिलहाल में देखिए उनके एक लीडर चेरेस्टेफेर थैंकेव, ठीक है, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके इंसर्जेंट लीडर, इनफैक्ट ही वाज द को फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन HNLC। इनको पुलिस ने एक पुलिस ऑपरेशन में मार दिया, मेघालय पुलिस ने पुलिस ऑपरेशन में मार दिया। ही वॉज द फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सेपरेटिस्ट ग्रुप HNLC। हुआ क्या, अक्टूबर 2018 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अपने हिसाब से इन्होंने कहा कि आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम दिस इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ, जबकि पुलिस का कहना है, सरकार का कहना है कि उन्होंने सरेंडर किया था। ठीक है, तो 2018 में इन्होंने सरेंडर किया पुलिस के हिसाब से, सरकार के हिसाब से। ये खुद कहते थे कि हमने सरेंडर नहीं किया, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। हाल फिलहाल में मेघालय पुलिस को ऐसा लग रहा था, ये लगभग 2-2.5 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया या सरेंडर हो गए, लेकिन मेघालय पुलिस को हाल फिलहाल में लग रहा था कि ये वापस से एक्टिव हो गए हैं, और एक आधा जो लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं मेघालय के अंदर, उसमें इनका हाथ है। और पुलिस ने इनको इंक्वायरी के लिए डिटेन करने की कोशिश की, अरेस्ट करने की कोशिश की, जिसमें कुछ असॉल्ट हुआ और उसमें पुलिस को इनको मारना पड़ा इन सेल्फ प्रोटेक्शन। ऐसा पुलिस का कहना है कि हमें इनको मारना पड़ा इन सेल्फ प्रोटेक्शन। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स, उनका कहना है कि इट वॉज अ फेक इनकाउंटर, इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, पुलिस ने पकड़ के जानबूझ के गोली मार दी है, ऐसा उनका कहना है लोगों का। और फिर इनके जो सपोर्टर्स थे, खासकर HNLC के जो मेंबर्स या ओवरऑल इनके सपोर्टर्स, इनकी इस तरह की जब खबर आई कि पुलिस के हाथों ये मारे गए हैं, पुलिस कह रही है इनकाउंटर है, लोग कह रहे हैं फेक इनकाउंटर, उसके बाद इनके फ्यूनरल प्रोसेसन में कई सारे लोग उतर आए, इसको ब्लैक फ्लैग डे की तरह बताया। दे स्टार्टेड टू डिमांड जस्टिस फॉर हिम, और धीरे धीरे फिर ये जो पूरा का पूरा मामला है वॉयलेंट होने लगा। जो टूरिस्ट लोग थे उनके ऊपर भी अटैक हुए, कुछ लोगों की गाड़ियां जला दी गई, वहाँ के CM कॉनरेड सांगमा जी के घर पे भी 2 पेट्रोल बम से अटैक हुआ, और वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। तो उस पूरे शहर में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। तो ये है पूरा का पूरा मामला। अब क्या हाल फिलहाल में हो रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे मुद्दे में यह है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंसी की हिस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी वाला चैप्टर है, उसमें मेघालय की इंसर्जेंसी पर अगर सवाल आ जाए तो आपको ये HNLC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। रिसेंट डेवलपमेंट तो ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ बिगड़े हैं, लेकिन 5-7 दिनों में तो वापस से कम हो जाना चाहिए। The next article is taken from Assam segment. It is about biometric method for Assam tea. Now this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सबसे पहले समझिए, इस आर्टिकल को अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि असम के अंदर जो टी उगाने की इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री है, उसके 2 बिजनेस मॉडल हैं। कुछ टी गार्डन्स तो देखो कंपोजिट टी गार्डन्स कहे जाते हैं। कंपोजिट टी गार्डन्स वो होते हैं जो बहुत लार्ज एरिया में होते हैं। उनमें कैसा होता है, बिगर इन्वेस्टमेंट होता है, उनके अंदर ही प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, वो सेपरेशन यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, सब कुछ वहीं पे होता है। तो जो कंपोजिट टी गार्डन्स होते हैं
वो कैसा है, दे जनरली प्रोड्यूस फाइन टी लीव्स। फाइन टी लीव्स मतलब दोज टी लीव्स दैट हैव गुड क्वालिटी। उसके अलावा ये कंपोजिट टी गार्डन्स तो ट्रेडिशनली चलते रहे हैं, हाल फिलहाल में कई सारे छोटे छोटे स्मॉल टी ग्रोवर्स आ गए या स्मॉल टी गार्डन्स आ गए जिन्होंने छोटा सा एरिया ले लिया, वहाँ पे टी उगाने लगे। अब ये लोग क्या करते हैं, टी क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। ये लोग फाइन टी लीव्स के साथ साथ कोर्स लीव्स भी मिला देते हैं, थोड़े से ऐसे लीव्स जो उतना अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज, कोर्स लीव्स उसको भी मिला देते हैं, और जिस कारण से टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और ये कारण है कि आसाम टी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था या पॉपुलर है भी, वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलरिटी या आइडेंटिटी लूज कर रहा है, क्योंकि ये जो स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे। दे आर मिक्सिंग ए लॉट ऑफ कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन जो थोड़े से मतलब हार्स हैं, जो थोड़े से रफ हैं, उनको भी मिक्स कर रहे हैं, जिस कारण से अच्छा चाय नहीं बन पा रहा है और आसाम टी धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है। एंड यही कारण है कि ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ आसाम टी इट इज़ लूजिंग इट्स मार्केट इन द वर्ल्ड। एक टाइम में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर हुआ करता था, आज के टाइम में इंडिया स्लिप्ड टू द 4th पोजीशन। हमसे आगे 3 कंट्री निकल चुके हैं टी एक्सपोर्ट के मामले में। चाइना सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर है, फॉलोड बाय श्रीलंका, देन केनिया, और इंडिया 4थे नंबर पे आ चुका है एज फार एज टी एक्सपोर्ट इज कंसर्न, क्योंकि आसाम टी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वो पहचान लूज कर रहा है। और यही कारण है कि धीरे धीरे अब स्मॉल टी गार्डन्स के ऊपर उनको सेंसिटाइज करने का, उनको अवेयर करने का स्टेप्स लिया जा रहा है, क्योंकि अगर स्मॉल टी गार्डन्स को सेंसिटाइज नहीं किया गया, अवेयर नहीं किया गया रिगार्डिंग क्वालिटी, तो फिर आसाम टी धीरे धीरे अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर जाएगा। तो स्मॉल टी गार्डनर्स को धीरे धीरे सेंसिटाइज किया जा रहा है, अवेयर बनाया जा रहा है कि कैसे आसाम टी की क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। अगर स्मॉल टी गार्डनर्स की बात की जाए तो आज के टाइम में उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे पूरे असम का जो भी टी बनता है उसका लगभग 52% कम्स फ्रॉम स्मॉल टी गार्डन्स एंड ओनली 48% कम्स फ्रॉम कंपोजिट टी गार्डन्स। तो नाउ दे आर बीइंग सेंसिटाइज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आसाम टी, और उसके लिए उनको बैलोमेट्रिक मेथड के बारे में सिखाया जा रहा है। बैलोमेट्रिक मेथड जो हमारे यहाँ के टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था 1950s में, काफ़ी पुराना मेथड है टी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, बैलोमेट्रिक मेथड। तो समझते हैं बैलोमेट्रिक मेथड है क्या। बैलोमेट्रिक मेथड में क्या किया जाता है कि इस तरह के 100 स्टील बॉल्स लिए जाते हैं, जो हमारे साइकिल होती है ना, पुराने ज़माने में जो साइकिल्स होती थी, आज भी जो साइकिल्स होती हैं, उनके पिछले वाले टायर के अंदर, टायर वो जो चेन के पास इस तरह के छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बॉल बियरिंग्स होते हैं। ये जो बॉल बियरिंग्स होते हैं साइकिल के पिछले रिंग के पास, ये बॉल बियरिंग्स का वेट होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम। इस तरह के 100 स्टील बॉल बियरिंग्स ले लिए जाते हैं और फिर 100 स्टील बॉल बियरिंग्स इधर रखे जाते हैं। तो मतलब 100 ग्राम के बॉल बियरिंग्स इधर रखे जाते हैं, 100 स्टील बियरिंग्स इधर रखे जाते हैं, बॉल बियरिंग्स, इसीलिए इसको कहा जाता है बैलोमेट्रिक मेथड। तो 100 बॉल बियरिंग्स इधर रखे गए, यानी कि 100 ग्राम वजन इधर रखा गया, इधर फिर पत्तियाँ रखी गई, जो टी प्लग करके लाया गया उनको रखा गया यहाँ पे, यानी कि 100 ग्राम पत्ती निकाली गई, 100 ग्राम चाय की पत्ती ली गई। फिर 100 ग्राम चाय की पत्ती लेने के बाद उन पत्तियों को सेपरेट किया जाता है, फाइन लीव्स एंड कोर्स लीव्स। फाइन अलग, कोर्स अलग, फाइन अलग, कोर्स अलग। और फिर देखा जाता है कि कम से कम 55 पत्तियां, 55 ग्राम पत्ती ऐसी हो जो फाइन हो, यानी कि फाइन अलग कर लिया गया, कोर्स अलग कर लिया गया। फिर फाइन टी लीव्स को रखा जाता है, उनका मेजर किया जाता है कि कितना ग्राम है, और इंश्योर कराया जाता है कि फाइन टी या फाइन लीव्स कम से कम 55 ग्राम्स हो आउट ऑफ 100 ग्राम्स। मतलब दूसरे शब्दों में हर 100 ग्राम चाय के पत्ती के लॉट में इंश्योर कराया जाता है कि 55 ग्राम तो फाइन लीव्स हो ही, मिनिमम 55% फाइन लीव्स हो ही, दैट इज एंश्योर्ड इन दिस बैलोमेट्रिक मेथड। उसके लिए 100 ग्राम बॉल लिया गया, 100 ग्राम चाय की पत्ती ली गई, फिर इन 100 ग्राम चाय की पत्ती को सेपरेट किया गया, फाइन कोर्स, और फिर फाइन वाले को मेजर किया गया और देखा जाता है कि कम से कम वो 55 ग्राम तो हो ही आउट ऑफ 100, यानी कि कम से कम 55% तो आप समझो कि फाइन टी लीव्स हो ही। और ये जो मेथड है टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था 1950s में, जिसको बैलोमेट्रिक मेथड कहते हैं। दिक्कत क्या है कि जो स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं ये नहीं करते हैं, वो सीधा चाय लगाते हैं, पत्ते निकालते हैं और जाके मार्केट में बेच देते हैं, उसका वो प्रोसेसिंग करा के फिर मार्केट में बेच देते हैं पैकेजिंग करके। वो ये सब बैलोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। इस कारण से उनके यहाँ के जो सॉफ्ट लीव्स होते हैं उनकी प्रोपोर्शन काफ़ी घट गई है,
और फॉरगेट अबाउट 55%, उनकी प्रोपोर्शन हार्डली 25 to 30% होती है। इसी कारण से हाल फिलहाल में टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ के स्मॉल टी ग्रोवर्स को पहले तो बैलोमेट्रिक मेथड के बारे में बताया है और फिर उनको कहा है कि वो कम से कम 40% फाइन लीफ मेंटेन करें, यानी कि 55% तो नहीं लेकिन कम से कम बैलोमेट्रिक मेथड फॉलो करके इंश्योर करें कि 40 ग्राम जो लीव्स हैं वो फाइन लीव्स हों। और फिर टी बोर्ड ने ये भी कहा है कि दे शुड फॉलो 40% फाइन लीफ कॉन्सेप्ट टिल अ परमानेंट बेंचमार्क इज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी बोर्ड। तो सरल शब्दों में टी बोर्ड ने कहा है स्मॉल टी ग्रोवर्स को कि हम लोग आपके लिए एक परमानेंट स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं जो आपको मीट करना ही होगा। उसके तक, जब तक ये परमानेंट स्टैंडर्ड नहीं आ जाता है तब तक आपको 40% कम से कम स्मॉल टी लीव्स का परसेंटेज मेंटेन करना है और उसके लिए आप यूज करेंगे बैलोमेट्रिक मेथड। तो कहीं ना कहीं अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया स्ट्रिंजेंट हो रहा है स्मॉल टी ग्रोवर्स के खिलाफ ताकि आसाम टी की क्वालिटी बनी रहे, आइडेंटिटी बनी रहे। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स अंडर रामसार कन्वेंशन, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स तो यूके में, एंड असम है जस्ट वन रामसार साइट दैट इज उरपद बिल, अगेन दिस इज रॉन्ग। तो क्योंकि उरपद बिल तो यहाँ का रामसार साइट है नहीं, डिपोर बिल है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। So that's all from our side for today. Thanks for watching.